आज का ब्लॉक है हमारा 19। इसमें दिया गया है व्यंग से प्रहार। व्यंग जैसे कभी कभी होता है ना कि हम हंसी मजाक में मतलब एक कटाक्ष कर देते हैं, जिसे हम आप बोलते हो कि हम उसने मुझ पर टोंट कर दिया, टोंटिंग जैसे कहते हैं, कटाक्ष कर देते हैं। हम बोलते मजाक में है लेकिन वो मजाक की बात, जो मजाक की बात होती सीरियस है उसका संकेत या इशारा दूसरी बात के लिए होता है ना। तो यहाँ पर वही चीज है। व्यंग्यात्मक लेख मजाकिया लहजे में कुछ प्रमुख सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर कटाक्ष कर जाते हैं। जैसे ज्यादातर पॉलिटिक्स में होता है कि हम कहते कुछ और हैं, उस बात का इशारा किसी और तरफ होता है। मतलब किसी बात को बिल्कुल सीधे तरीके से ना कहकर उसको हम मजाक के रूप में कह देते हैं, लेकिन उस बात का मतलब कुछ और ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है सदाचार का तावीज। ठीक है, जिसको हरिशंकर प्रसाई जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो आज हम इसी में पढ़ेंगे कि क्या सदाचार का तावीज क्या है, किस लिए इसको प्रयोग किया गया, किस लिए इसको बनाया गया, या किस लिए इसको इस्तेमाल किया गया। ठीक है, अनुराधा यस मैम। रीडिंग करो। ओके मैम। सदा सदाचार का तावीज। हरिशंकर परसाई। एक राज्य में एक हल्ला मचा कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। राजा ने एक दिन दरबारियों से कहा, प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हमने तो आज तक कहीं नहीं दिखा। तुम लोगों को कहीं दिखा हो तो बताओ। दरबारियों ने कहा, जब हुजूर को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है। राजा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी जो मुझे नहीं दिखता वह तुम्हें दिखता होगा। जैसे मुझे बुरे सपने कभी नहीं दिखते, पर तुम्हें तो दिखते होंगे। दरबारियों ने कहा, जी दिखते हैं, पर वह सपनों की बात है। राजा ने कहा, फिर भी तुम लोग सारे राज्य में ढूंढ कर देखो कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है। अगर कहीं मिल जाए तो हमारे देखने के लिए नमूना लेते आना। हाँ, हम भी तो देखें कि वह कैसा होता है। एक दरबारी ने कहा, हुजूर, वह हमें नहीं दिखेगा। सुना है वह बहुत बारीक होता है। हमारी आंखें अपने आपकी विराटता देखने की इतनी आदी हो गई हैं कि हमें बारीक चीजें नहीं दिखती। हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो उसमें हमें आपकी ही छवि दिखेगी। अनजान होता है कि उसे आंखों में आजकर वह बारीक चीज भी देख लेते हैं। मेरा निवेदन है कि इस विशेषज्ञों को ही हुजूर भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपे। राजा ने विशेषज्ञ जाति के 5 आदमी बुलाए और कहा, सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, पर वह कहाँ है यह पता नहीं चलता। तुम लोग उसका पता लगाओ। अगर मिल जाए तो पकड़कर हमारे पास ले आना। अगर बहुत हो तो नमूने नमूने के लिए थोड़ा सा ले आना। विशेषज्ञों ने उसी दिन से छानबीन शुरू कर दी। 2 महीने बाद वे फिर से दरबार में हाजिर हुए। राजा ने पूछा, विशेषज्ञों, तुम्हारी जांच पूरी हो गई? जी सरकार। क्या तुम्हें भ्रष्टाचार मिला? जी बहुत सा मिला। राजा ने हाथ बढ़ाया, लाओ मुझे बताओ, देखूं कैसा होता है। विशेषज्ञों ने कहा, हुजूर, वह हाथ की पकड़ में नहीं आता। वह स्थूल नहीं, सूक्ष्म है, गोचर है, पर अगोचर है। वह अगोचर है, पर वह सर्वव्यापी सर्वव्यापी है। है। उससे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। राजा सोच में पड़ गए। बोले, विशेषज्ञ, तुम कहते हो कि वह सूक्ष्म है, अगोचर है और सर्वव्यापी है। ये गुण तो ईश्वर के हैं, तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है?
विशेषज्ञ ने कहा, हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है। ओके, पूर्णिमा। जवाब दिया, वह सर्वत्र है, वह इस भवन में है, वह महाराज के सिंहासन में है। सिंहासन में है कहकर राजा साहब उछलकर दूर खड़े हो गए। विशेषज्ञों ने कहा, हाँ सरकार, सिंहासन में है। पिछले माह इस सिंहासन पर रंग करने के लिए बिल का भुगतान किया गया है। वह बिल झूठा है, वह वास्तव में दुगने दाम का है। आधा पैसा बीच वाले खा गए। आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है, वह मुख्यतः घूस के रूप में है। विशेषज्ञों की बात सुनकर राजा चिंतित हुए और दरबारियों के कान खड़े हुए। राजा ने कहा, यह तो बड़ी चिंता की बात है, हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। विशेषज्ञों, तुम बता सकते हो कि वह कैसे मिट सकता है? विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, हमने उसकी भी योजना तैयार की है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में बहुत परिवर्तन करने होंगे। एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे, जैसे ठेका है तो ठेकेदार है, और ठेकेदार है तो अधिकारियों को घूस है। ठेका मिट जाए तो उसकी घूस मिट जाए। इसी तरह और बहुत सी चीजें हैं। किन कारणों से आदमी घूस लेता है, यह विचारणीय है। हम और हमारा दरबार उस पर विचार करेंगे। विशेषज्ञ चले गए। राजा और दरबारियों ने भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा, उस पर विचार किया। विचार करते दिन बीतने लगे और राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। एक दिन एक दरबारी ने कहा, महाराज, चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। उन विशेषज्ञों ने आपको झंझट में डाल दिया है। राजा ने कहा, हाँ, मुझे रात को नींद नहीं आती। दूसरा दरबारी बोला, ऐसी रिपोर्ट को आग के हवाले कर देना चाहिए, जिससे महाराज की नींद में खलल पड़े। राजा ने कहा, पर करे क्या, तुम लोग ने भी भ्रष्टाचार मिटाने की योजना का अध्ययन किया है। तुम्हारा क्या मत है? क्या उसे काम में लाना चाहिए? दरबारियों ने कहा, महाराज, वह योजना क्या है? एक मुसीबत है, उसके अनुसार कितने उलटफेर करने पड़ेंगे, कितनी परेशानी होगी, सारी व्यवस्था उलट पलट हो जाएगी। जो चला आ रहा है उसे बदलने से नई नई कठिनाइयां पैदा हो सकती है। हमें तो कोई ऐसी तरकीब चाहिए जिससे बिना कुछ उलटफेर किए भ्रष्टाचार मिट जाए। ओके, राजन। यस मैम। पढ़िए। राजा साहब बोले, मैं भी यही चाहता हूँ, पर यहाँ हो कैसे? हमारे प्रतिमाह को तो जादू आता था, हमें वो भी नहीं आता। तुम लोग ही कोई उपाय खोजो। एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया और कहा, महाराज, एक कंदारा में तपस्या करते हुए इन महान साधक को हम ले आए हैं। इन्होंने सदाचार का ताबीजी बनाया है। वो मंत्रों से सिद्ध है और उसके बांधने से आदमी एकदम सदाचारी हो जाता है। साधु ने अपने झोले में से एक ताबीज निकालकर राजा को दिया। राजा ने उसे देखा, बोले, हे साधु, इस ताबीज के विषय में मुझे विस्तार से बताओ। इससे आदमी सदाचारी कैसे हो जाता है? साधु ने समझाया, महाराज, भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, बाहर से नहीं होता। विधाता जब मनुष्य को बनाता है तब किसी की आत्मा में ईमान की कल पीट कर देता है कि इस तावीज में से भी सदाचार के स्वर निकलते हैं। जब किसी की आत्मा बेईमानी के स्वर
निकालने लगती है, तब इस तावीज की शक्ति आत्मा का गला घोट देती है और आदमी को तावीज से ईमान के स्वर सुनाई पड़ते हैं। वह इन स्वरों को आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित होता है। यही इस तावीज का गुण है महाराज। दरबार में हलचल मच गई। दरबारी उठ उठकर तावीज को देखने लगे। राजा ने खुश होकर कहा, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे राज्य में ऐसे चमत्कारी साधु भी हैं। महात्मन, हम आपके बहुत आभारी हैं। आपने हमारा संकट हर लिया। हम सर्वव्यापी भ्रष्टाचार से बहुत परेशान थे, मगर हमें लाखों नहीं करोड़ों तावीज चाहिए। हम राज्य की ओर से तावीजों का एक कारखाना खोल देते हैं। आप उसके जनरल मैनेजर बन जाएं और अपनी देखरेख में बढ़िया तावीज बनवाएं। एक मंत्री ने कहा, महाराज, राज्य को इस संकट में पड़े मेरा तो निवेदन है कि साधु बाबा को ठेका दे दिया जाए। वे अपनी मंडली से तावीज बनवाकर राज्य को सप्लाई कर देंगे। राजा को यह सुझाव प्रियांशी, ज्योति पढ़िए। यस मैम। राजा को यह सुझाव पसंद आया। साधु को तावीज बनाने का ठेका दे दिया गया। उसी समय उन्हें 5 करोड़ रुपए कारखाना खोलने के लिए पेशगी मिल गए। राज्य के अखबारों में खबरें छपी। सदाचार के ताबीज की खोज। ताबीज बनाने का कारखाना खुला। लाखों ताबीज बन गए। सरकार के हुक्म से हर सरकारी कर्मचारी की भुजा पर एक एक ताबीज बांध दिया गया। भ्रष्टाचार की समस्या का ऐसा सरल हल निकल आने से राजा और दरबारी सब खुश थे। एक दिन राजा की उत्सुकता जागी। सोचा, देखे तो कि यह ताबीज कैसा काम करता है। वह बेस बदलकर एक कार्यालय गए। उस दिन तो तारीख थी। एक दिन पहले ही तनख्वाह मिली थी। वह एक कर्मचारी के पास गए और कई काम बताकर उसे 5 रुपए का नोट देने लगे। कर्मचारी ने उसे डांटा, भाग जाओ यहाँ से, घूस लेना पाप है। राजा बहुत खुश हुए। ताबीज ने कर्मचारी को ईमानदार बना दिया था। कुछ दिन बाद वह फिर वेश बदलकर उसी कर्मचारी के पास गए। उस दिन 31 तारीख थी, महीने का आखिरी दिन। राजा ने फिर उसे 5 का नोट दिखाया और उसने लेकर जेब में रख लिया। राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोले, मैं तुम्हारा राजा हूँ, क्या तुम सदाचार का ताबीज बांधकर नहीं आए? बांधा है सरकार, यह देखिए। उसने आस्तीर चढ़ाकर ताबीज दिखा दिया। राजा असमंजस में पड़ गए। फिर ऐसा कैसे हो गया? उन्होंने ताबीज पर कान लगाकर सुना। ताबीज में से स्वर निकल रहे थे। उसे आज 31 है। आज तो आज 31 ले है। लो। आज तो ले लो। तो हमने क्या पढ़ा इसमें? एक मतलब हास्य ही है, एक मतलब हंसी मजाक वाला इसमें है ना। तो इसके नीचे कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। भ्रष्टाचार, विराटता, है ना, छवि, अंजन, स्थूल, सूक्ष्म, अगोचर, सर्वव्यापी, तावीज, कल। कल का अर्थ आने वाला कल नहीं, यहाँ पर मशीन से है, पुर्जे से है। ठीक है, पुर्जा। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम, क्या आपने किसी सामाजिक मुद्दे को कार्टून चित्रों के द्वारा व्यक्त होते हुए देखा है? वे कार्टून किसके बारे में होते हैं?
कभी देखा है आपने कार्टून चित्रों के द्वारा व्यक्त होते हुए सामाजिक मुद्दे को? नो मैम। नहीं देखा? ओके। नीचे देखिए, गृह कार्य में सदाचार का तावीज पाठ से संबंधित जो वाक्य गलत है उनके सामने गलत तथा जो वाक्य सही है उनके सामने सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है। विशेषज्ञों ने भ्रष्टाचार का सही कारण बता दिया था। सही है या गलत है ये वाक्य? गलत। गलत है मैम। गलत है। राजा को यह समझ में आ गया था कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? यस मैम। महान साधक को तावीज बनाकर भ्रष्टाचार का निवारण करने का काम दिया गया। सही। सही। महान साधक को तावीज बनाकर भ्रष्टाचार का निवारण करने का काम दिया गया। जो साधु था उसको ही तो दिया सही। गया था। सही है ना? सही। महान साधक ने समस्या का सही समाधान निकाला। यस मैम। गलत। गलत। कहाँ निकाला? गलत होगा। गलत होगा। ठीक है। और इसमें एक प्रश्न दिया है, राजा ने तावीज की शक्ति को जांचने के लिए क्या किया? राजा ने तावीज की शक्ति को जांचने के लिए क्या किया, उसका क्या नतीजा निकला? ठीक है। ये प्रश्न आप नोटबुक में करेंगे। ठीक है। इसको मैं लिख कर दे दूंगी, आप जो है उतार लेना अपनी नोटबुक। ओके मैम। ठीक है। मैम। और इसमें दिया है घटनाओं के सांकेतिक अर्थ। जैसे यहाँ पर एक दिया गया है, एक बार राहुल से आंगन में रखा हुआ गमला टूट गया। इतने में उसकी बहन वितिका ने कहा कि पापा को आने दो, आज शाम को तुम्हें इनाम मिलेगा। वितिका की इस बात का क्या मतलब हो सकता है? इनाम जो यहाँ पर कटाक्ष किया गया है कि शाम को तुम्हें इनाम मिलेगा, तो उसकी बहन का क्या मतलब था? वितिका का क्या मतलब था? उसका मतलब मैम था कि उसे मतलब सजा शाम को मिलेगी। उसको सजा दंड मिलने से मिलेगा। था। इनाम का मतलब वहां पर उसका किससे था? सजा मिलने से। सजा। ठीक है। अपने साथी के साथ मिलकर नीचे दी गई तालिका में लिखी बातों को पढ़िए। कहानी में यही बातें थोड़े अलग ढंग से दर्शाई गई हैं। आपको कहानी में से वाक्य तथा घटनाएं ढूंढनी है जिनसे ये बातें निकल कर आ रही हैं। ये आप अपनी रफ नोटबुक में करके देखना। जैसे लोग अपने राजा की चापलूसी कर रहे हैं, तो आपको कौन से वाक्य में लगता है कि लोग अपने राजा की चापलूसी कर रहे हैं? ठीक है ना? तो वो वाक्य आपको लिखने। सच्चाई का पता होते हुए भी उसे दूरी बनाना, भ्रष्टाचार सभी जगह फैला हुआ है। तो ये आपको इस जो हमने पढ़ा है इसमें से आपको पंक्तियां छांट कर लिखनी है। ये आप जो है अपनी रफ नोटबुक में करके देखना। ठीक है।